हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर न्यू चैनल। और आज से इस चैनल पर मैं शुरू करूँगी पॉडकास्ट होंगे, वो मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए। पॉडकास्ट की सीरीज़ में मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक ली है, आधुनिक भारत का इतिहास, रिटन बाय बिपिन चंद्र, जो कि पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं इतिहास अध्ययन केंद्र के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो इस किताब को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने पढ़ा है या इच्छा रखते हैं अपने इतिहास, भारतीय इतिहास को जानने की, तो ज़रूर से ये आपको पूरा पॉडकास्ट पसंद आएगा। इस बुक को अगर आपने देखा होगा तो इसमें ये किताब शुरू होती है 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज की भूमिका जो है वहाँ से। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पार्ट इसमें दिया हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं भूमिका इस किताब की। और इसमें भूमिका में थोड़ा सा बताया गया है कि मुग़ल जो काल था उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो मेरे को लगता है कि हम यहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा सा मेडिवल का भी टच रहेगा, क्योंकि जब भी कोई एक एरा, जैसे अगर आप जानते हो कि इतिहास जो है उसमें हम तीन तरह के तीन फेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सुना होगा आपने एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। फिर मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं। और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे नहीं शुरू होती कि जैसे कल रात तक मेडिवल पीरियड था और आज सुबह से 29 अगस्त से आपका शुरू हो गया आधुनिक भारत। ऐसे नहीं होता, एक बीच में बफर जोन होता है, या फिर कह सकते हो आपकी एक टाइम ऐसा होता है जब चेंजेस हो रहे होते हैं। और यहाँ पर भूमिका जो चैप्टर है इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से चेंजेस हुए, कैसे हम मेडिवल से मॉडर्न की तरफ बढ़े। तो मैं आज इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में इसी पूरे बताऊंगी आपको कि किस तरह से भूमिका बनती है, किस तरह से जो टाइमलाइन है चेंज होती है धीरे धीरे, कैसे मुग़ल्स डिक्लाइन होते हैं, कैसे अंग्रेज़ आते हैं, कैसे वो अपना पैर जमाते हैं भारत में। और जो मंशा होती है उनकी वो होती है कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे, और व्यापार से कब वो बदल जाता है शासन में। तो ये सारी चीज़ें, इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने कहा कि मुग़ल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक कारण तो नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगज़ेब के सख्त शासनकाल से ही शुरू हो जाती है। औरंगज़ेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। जैसे कि हम जानते हैं, मुग़ल के जो संस्थापक थे मुग़ल काल के, वो बाबर थे। उसके बाद हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, फिर उनका बेटा होता है औरंगज़ेब। ये औरंगज़ेब था, और औरंगज़ेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला हुआ था। उसने इस साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई, और इस क्रम में उसे बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई। दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक और राजनीतिक संरचना सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत स्थायी प्रशासन देने लायक नहीं थी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन नहीं था। इस तरह पूरे देश को एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के तहत लाने का औरंगज़ेब का एक मकसद सैद्धांतिक तौर पर भले ही उचित रहा हो, लेकिन इसे व्यवहार में लाना इतना आसान नहीं था। औरंगज़ेब राज्य सत्ता के मामले में फेल हो रहा था, और मराठों के क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग मानने के लिए भी तैयार नहीं था। औरंगज़ेब इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों को आसानी से दमन नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से अकबर ने राजपूत राजाओं व प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था, और औरंगज़ेब से भी मराठा सरदारों को मनाने की आशा की गई थी। लेकिन उसने मराठों का दमन करने की नीति अपनाई। मराठों के खिलाफ निरर्थक लेकिन कठोर अभियान वर्षों तक चलता रहा। उसमें उसके साम्राज्य के संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हुई। व्यापार का उद्योग तबाह हो गए। 25 से ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगज़ेब की गैर मौजूदगी और मराठों को दबाने में उसकी विफलता के कारण प्रशासन में गिरावट आई। इससे साम्राज्य और उसकी सेना की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिमी सीमाओं की उपेक्षा हुई, और प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने और आज़ादी का सपना देखने का मौका मिल गया। इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमजोर हो गई। कुछ राजपूत राज्यों के साथ औरंगज़ेब की लड़ाई का भी मुगल साम्राज्य पर विपरीत असर पड़ा। राजपूत राजाओं के साथ गठजोड़ और उसके कारण मिला सैन्य समर्थन अतीत में मुगलों की ताकत का बहुत बड़ा आधार था। शुरुआती तौर की अगर हम बात करें तो शुरुआती दिनों में औरंगज़ेब ने भी राजपूतों के साथ दोस्ती की। उसने मारवाड़ के जसवंत सिंह
और आमेर के जयसिंह को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया था। लेकिन बाद में राजपूत राजाओं की ताकत को कम करने और उनकी ज़मीन पर अपने साम्राज्य का शासन थोपने की उसकी अदूरदर्शी नीति के कारण मुगल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई। राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और कमज़ोर हुआ और अलगाववाद को भी बढ़ावा मिला। खासकर इसने हिंदुओं और मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच दीवार खड़ी करने का काम भी किया। सतनामी, जाट और सिख विद्रोह के कारण दिल्ली के आसपास के नाजुक क्षेत्रों में औरंगजेब की शासन की ताकत को चुनौती मिली। हालांकि इन विद्रोहों में शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी अच्छा जनाधार होने के कारण इसका अच्छा खासा महत्व था। किसान उनकी ताकत थे। मुगल राजस्व अधिकारियों ने भी सभी का दमन किया था। इन विद्रोहों से पता चलता है कि जमींदारों, कुलीनों व राज्य के सामंती शोषण से किसान काफी असंतुष्ट थे। औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफी नुकसान पहुंचाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था। उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था व रीति रिवाजों में शासन कोई दखल नहीं देता था। हिंदुओं व मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा दिया जाता था और विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाजा भी खुला हुआ था। यही सब मुगल शासन के स्थायित्व का मूल आधार था। राजपूत राजाओं के साथ मुगलों ने गठजोड़ में इस नीति की झलक मिलती है। लेकिन औरंगजेब ने जजिया लागू कर, उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिर तोड़कर और हिंदुओं पर एक खास तरह का प्रतिबंध लगाकर इस नीति के उलट काम करने की कोशिश की। उसने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, मुगल समाज को खंडित किया और खासकर हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को और ज़्यादा चौड़ा कर दिया। औरंगजेब ने इस तरह की धार्मिक नीति को अपने शासन के बाद के दिनों में अख्तियार किया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को बहुत तेजी से छोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ सालों के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया। राजपूतों और दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द ही फिर से बहाल कर दिए गए। बाद के मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जयसिंह जैसे लोगों को शासन में काफी ऊंचा पद दिया गया था। शाहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार के बजाय राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए। यहाँ इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि 18वीं सदी के राजपूत, जाट, मराठा और सिख सरदारों ने हिंदुओं के संरक्षक के तौर पर काम नहीं किया था। धार्मिक एकजुटता के बजाय सत्ता और धन उनके लिए ज्यादा अहम था। उन लोगों ने मुसलमानों की तरह ही हिंदुओं को अक्सर लूटा और मारा था। हकीकत में उस वक्त ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान एकजुट समुदाय था। दोनों ही धार्मिक समुदायों के उच्च वर्ग के लोग शासन वर्ग में शामिल थे, जबकि समाज का बहुसंख्यक तबका किसानों और काश्तकारों का था। ये किसान और काश्तकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। हिंदू और मुसलमान कुलीन वर्ग के लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कभी कभी प्रचार के हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अधिकांश समय ये लोग सत्ता, जमीन और पैसे के लिए अपने अपने धर्म के लोगों के खिलाफ आपसी गठजोड़ बनाए रखते थे। हिंदू और मुसलमान कुलीन जमींदार और सूबेदार आम लोगों का दमन व शोषण निर्ममता के साथ करते थे। दमन करते वक्त वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दमन हिंदू का हो रहा है या मुसलमान का। महाराष्ट्र या राजपुताना के हिंदू किसानों को उतना ही भूमि राजस्व देना पड़ता था जितना कि आगरा, बंगाल या अवध के हिंदू या मुसलमान किसान देते थे। मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमान समुदाय के उच्च वर्ग के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता बना हुआ था। औरंगजेब ने साम्राज्य के सामने बहुत सारी अनसुलझी समस्याएं छोड़ दी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर हुई लड़ाइयों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उत्तराधिकार का कोई तय नियम नहीं होने के कारण राजा की मृत्यु के बाद मुगल वंश में हर बार
शासन की बागडोर संभालने को लेकर एक गृह युद्ध छिड़ जाता था। 18वीं सदी के दौरान उत्तराधिकार को लेकर होने वाली लड़ाइयां ज्यादा तेज और विध्वंसक हो गईं। इनके कारण जान माल की काफी क्षति हुई। हजारों प्रशिक्षित सैनिक और सैकड़ों योग्य कमांडर और अफसर मारे गए। गृह युद्ध के कारण साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हुआ। साम्राज्य की रीढ़ कुलीन वर्ग था, लेकिन यह वर्ग आपस में ही झगड़ने लगा था। केंद्र में अनिश्चितता और राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा उठाकर कई स्थानीय सूबेदारों और अधिकारियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने, ज्यादा स्वायत्ता हासिल करने और अपने पद को वंशानुगत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अगर शासन पर अधिकार योग्य, दूरदर्शी और कर्मठ शासकों को मिलता तो औरंगजेब के शासनकाल की कमजोरियां और उत्तराधिकार को लेकर हुई लड़ाइयों से हुई हानि को दूर किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश बहादुर शाह के संक्षिप्त शासनकाल को छोड़कर सारे बेकार, कमजोर और विलासिता पसंद लोग शासक बनते गए। तानाशाही व राजतंत्रीय व्यवस्था में शासक का आचरण और व्यक्तित्व ही अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ इस एक कारण को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। औरंगजेब ना तो कमजोर और ना ही पतित था, वह काफी योग्य व क्षमतावान था। वह राजाओं की आम खामियों से मुक्त था और बहुत साधारण व सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसने अपने पूर्वजों के महान साम्राज्य को इस कारण नजरअंदाज नहीं किया कि वह आचरणहीन या अयोग्य था, बल्कि विफलता का कारण यह था कि उसके पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दूरदर्शिता नहीं। उसके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं थी, खामियां उसकी नीतियों में थी। महान मुगल शासकों के व्यक्तित्व के अलावा मुगल शासकों की ताकत उसके कुलीन वर्ग के आचरण और संगठन में रही है। अगर कुलीन वर्ग सचेत, दक्ष और वफादार हो तो राजा की कमजोरियों को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है और उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन इस कुलीन वर्ग के आचरण में भी गिरावट आ गई। कुलीन वर्ग के लोग शाही तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे। उनका खर्च उनकी आमदनी से बहुत अधिक हो गया। उनमें से कई विलासी हो गए, यहाँ तक कि युद्ध के लिए जाते वक्त भी वे अपनी सुविधा के सारे सामानों को साथ ले जाते थे। इतना ही नहीं, वे अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाने लगे। ये लोग काफी कम पढ़े लिखे थे। उनमें से कई तो युद्ध की कला पर भी ध्यान नहीं देते थे। इसके पहले समाज के निचले तबके के बहुत सारे लोगों ने अपनी योग्यता के बल पर कुलीन जमात में अपनी जगह बनाई। ऐसे लोग वहाँ नई ऊर्जा पैदा करते थे। लेकिन बाद में मौजूदा कुलीन वर्ग के परिवार के लोग ही सारे पदों पर आसीन होने लगे। नए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। हालांकि कुलीन वर्ग के सारे लोग कमजोर या अक्षम नहीं थे। 18वीं सदी में बहुत सारे ऊर्जावान और योग्य अधिकारी और बहादुर सैन्य कमांडर हुए, लेकिन इनमें से अधिकांश का कोई लाभ साम्राज्य को नहीं मिला, क्योंकि ये लोग अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही हितों को साधने में करते रहे। राज्य और समाज की सेवा करने के बजाय ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। वास्तव में आम धारणा के विपरीत 18वीं सदी के दौरान मुगल कुलीन वर्ग की मुख्य कमजोरी उसकी योग्यता या नैतिकता में गिरावट नहीं थी, बल्कि समस्या यह थी कि यह वर्ग स्वार्थी बन गया था। राज्य के प्रति उसके मन में समर्पण भाव नहीं रह गया। इस कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार और आपसी खींचातानी बढ़ी। अपना अधिकार, प्रतिष्ठा और आमदनी को बढ़ाने के लिए कुलीन वर्ग के लोग एक दूसरे और यहाँ तक कि राजा के खिलाफ भी गिरोह बनाने लगे। अधिकार की इस लड़ाई में उन्होंने बल, जालसाजी और दगाबाजी का सहारा लिया। उनकी आपसी लड़ाई ने साम्राज्य को बर्बाद, सामाजिक समरसता पर असर डाला, समाज को बांट डाला और अंततः विदेशी आक्रमणकारियों की राह को आसान बनाया। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा दोषी सक्रिय और योग्य कुलीन रहे। इन लोगों ने अपनी निजी जागीर की खातिर साम्राज्य की एकता को तहस नहस कर दिया। इस तरह के मुगल कुलीनों की अधोगति के लिए उनकी व्यक्तिगत बुराइयां उस हद तक जिम्मेवार नहीं थी जितनी जिम्मेवार उनकी सरकारी कामकाज और उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। सत्ता के लिए उन लोगों ने जो अदूरदर्शी रास्ता अख्तियार किया वह अधोगति का मुख्य कारण बना। लेकिन यह आचरण सिर्फ मुगल कुलीनों का ही नहीं था।
तेजी से उभर रहे मराठा सूबेदारों, राजपूत राजाओं, जाट, सिख और बुंदेला सूबेदारों में ये सारी खामियां व्याप्त थीं। उथल पुथल वाली 18वीं सदी के दौरान जो लोग भी सत्ता के करीब गए, लगभग हर किसी का आचरण इसी तरह का था। कुलीनों के बीच बढ़ते स्वार्थ और गिरोहबंदी का मुख्य कारण जागीर का अभाव था। इसके साथ ही कुलीनों की संख्या और उनका खर्च बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जागीरों की आमदनी घटती जा रही। इस कारण कुलीनों के बीच जागीरों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई तेज हो गई। मूल समस्या यह थी कि सभी कुलीनों को संतुष्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सभी को काम या जागीर देना संभव नहीं था। जागीर की कमी का दूसरा प्रभाव भी पड़ा। कुलीनों ने किसानों की कीमत पर जागीर से अधिक आमदनी हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जागीर और पदों को वंशानुगत बनाने की भी कोशिश की। अपने बजट को संतुलित करने के लिए वे लोग खालिस जमीन पर कब्जा करने लगे। इसके कारण केंद्र सरकार का वित्तीय संकट बढ़ गया। इससे उबरने के लिए सरकार ने अपना खर्च कम करना शुरू किया और सैनिकों की संख्या निर्धारित कोटे से कम कर दी। इसके कारण साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई। मुगल साम्राज्य आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। यह साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान भारतीय किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। ऐसे तो अपनी जिंदगी में वे पूरी तरह खुशहाल कभी नहीं थे, लेकिन 18वीं सदी में उनकी जिंदगी दयनीय, सोचनीय और अनिश्चित हो गई। अकबर के समय से ही भूमि राजस्व का बोझ बढ़ता गया था। जागीर से कुलीनों को बार बार बदले जाने का भी बुरा असर पड़ा। ये लोग बतौर जागीरदार कम से कम समय में अपनी जागीर का अधिक से अधिक दोहन करने लगे। वे किसानों के सामने बहुत अधिक मांग रखते थे और निर्ममता से उनका दमन करते थे। यह दमन अक्सर कायदे कानून का उल्लंघन करके होता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इजारा प्रथा काफी तेजी से बढ़ी। इसके तहत सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जागीर और खालिस की जमीन दी जाती थी। इजारेदारी को ये छूट रहती थी कि वह किसानों से जितना चाहे उतनी रकम उगा ले। इसके कारण किसानों के बीच ताल्लुकदार और एक नई जमात का उदय हुआ। इस समाज द्वारा किसानों के दोहन का कोई अंत नहीं था। इन सभी कारणों से कृषि का विकास रुक गया और उसमें गिरावट आई। किसानों की स्थिति बदतर हो गई। किसानों का असंतोष बढ़ गया। ऐसे भी उदाहरण देखने में आए जब किसानों ने कर देने के डर से अपनी जमीन ही छोड़ दी। सतनामी, जाट और सिख विद्रोह के रूप में भी किसानों के असंतोष को अभिव्यक्ति मिली। बर्बाद हो चुके किसानों ने गिरोह बनाकर डकैती व दूसरे दुस्साह कार्य शुरू कर दिए। यह गिरोह अक्सर जमींदारी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यदक्षता को नजरअंदाज कर काम करता था। हकीकत यह थी कि साम्राज्य की जरूरतों, लगातार चल रहे युद्ध का खर्च और शासक वर्ग की बढ़ती विलासिता को पूरा करने लायक अतिरिक्त उपज खेती से नहीं हो पा रही थी। अगर साम्राज्य को बनाए रखकर फिर से शक्ति हासिल करनी थी और लोगों को आगे बढ़ाना था, तो इसके लिए व्यापार और उद्योग ही अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन व्यापार और उद्योग में जड़ता की स्थिति साफ दिख रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े साम्राज्य की स्थापना ने व्यापार और उद्योग को कई तरीकों से बढ़ावा दिया था और भारत के औद्योगिक उत्पादन काफी हद तक बढ़ा भी था। भारतीय उद्योग के उत्पाद गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही स्तर पर उस वक्त के विश्व मानक से काफी ऊपर थे। लेकिन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय उद्योग का कोई विकास नहीं हो रहा था, जबकि उस वक्त यूरोप में इस स्तर पर काफी विकास हो चुका था। इसी तरह संचार की खराब स्थिति और अपने आप से संतुष्ट हो जाने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रकृति का भी व्यापार के विकास पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा धन और सरकारी राजस्व के स्रोत के रूप में जमीन पर ज्यादा जोर दिए जाने के कारण विदेश व्यापार और नौसेना की उपेक्षा हुई। संभवतः बढ़िया से बढ़िया राजा और कुलीन भी इस स्थिति को बदल नहीं सकते थे। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के अभाव में
यूरोप की तुलना में भारत पिछड़ गया और अंततः इसके दबाव की चपेट में आ गया। मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक कारण लोगों के बीच राजनीतिक राष्ट्रीयता की भावना का ना होना भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त के भारत में आधुनिक राष्ट्र के तत्व मौजूद नहीं थे। हालांकि देश में सांस्कृतिक एकता के तत्व सदियों से मौजूद थे, फिर भी भारत के लोग ना तो ये सोचते थे कि वे सभी भारतीय हैं और ना ही वे एकत्व या समान हित की भावना के प्रति जागरूक थे। उनके सामने देश के लिए जीने मरने का आदर्श नहीं था। इसके विपरीत लोगों की निष्ठा व्यक्ति, कुल, जाति और धार्मिक संप्रदाय के प्रति थी। उनका मानना था कि साम्राज्य से उनका बहुत थोड़ा रिश्ता है और यहाँ तक कि विदेशी आक्रमण से इसे बचाना भी उनकी चिंता का विषय नहीं है। जहाँ कहीं भी केंद्रीय सत्ता थोड़ी कमजोर दिखती थी, वहीं जमींदार विद्रोह करने पर उतारू थे। वे अधिकार व स्वायत्ता को कम करने वाले मजबूत और केंद्रीकृत राज्य के खिलाफ थे। कुलीन लोग राजवंश के प्रति पूरी तरह वफादार थे, लेकिन इस वफादारी का आधार उन्हें राजवंश से मिला उच्च पद और अधिकार था। राजवंश के पतन के साथ ही कुलीन लोगों ने राज्य के प्रति वफादारी की तुलना में अपने हितों और आकांक्षाओं को महत्व दिया और स्वायत्त जागीर बनाकर साम्राज्य की एकता पर ही हल्ला बोल दिया। यहाँ तक कि साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने वाले मराठा, जाट और राजपूत जैसे लोग भी क्षेत्रीय, जातीय या व्यक्तिगत अधिकार को मजबूत करने में लगे हुए थे। एक राष्ट्र के रूप में भारत या इसकी एकता के लिए लड़ने की चाहत उनके अंदर नहीं थी। वास्तविकता यह थी कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंधों, जातीय संरचना और राजनीतिक संस्थाओं का चरित्र भारतीय समाज के लिए एकीकरण या एक राष्ट्र के रूप में इसके अभ्युदय के अनुरूप नहीं थे। अगर प्रशासन और सेना की ताकत कमजोर नहीं होती तो मुगल साम्राज्य आगे भी बहुत दिनों तक कायम रह सकता था। लेकिन 18वीं सदी के दौरान इसकी प्रशासनिक क्षमता में तेजी से गिरावट आई। देश के कई हिस्सों में प्रशासन की उपेक्षा हुई और कानून व्यवस्था भंग हो गई। उपद्रवी जमींदारों ने खुलकर केंद्रीय शासन के मुखालफत की, यहाँ तक कि रॉयल कैंप और मुगल सेना को भी रास्ते में लूट लिया जाता था। सरकार के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, साथ साथ अनुशासनहीनता, अक्षमता, अवज्ञा और गैर वफादारी बड़े पैमाने पर व्याप्त हो गई। केंद्रीय सरकार तो एक तरह से दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई। संचित धन खत्म हो गए और साथ ही आय के स्रोत भी सिमट गए। कई प्रांत केंद्र का राजस्व अदा नहीं कर पा रहे थे। राजा द्वारा अपने पसंदीदा कुलीनों को लगातार जागीर दिए जाने के कारण खालिस जमीन का क्षेत्र कम हो गया। बगावती जमींदारों ने राजस्व चुकाना बंद कर दिया। अंततः साम्राज्य की सेना पर इसका बुरा असर पड़ा। 18वीं सदी के दौरान मुगल सेना में अनुशासन और लड़ने का हौसला नहीं रह गया था। धन की कमी के कारण बड़ी सेना को बनाए रखना संभव नहीं था। सेना के जवानों और अफसरों की कई माह तक का वेतन नहीं मिल पाता था। चूंकि वे सभी भाड़े के सैनिक थे, इसलिए बराबर असंतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि बगावत पर भी उतारू हो जाते थे। दूसरी ओर कुलीन सह कमांडर अपनी आर्थिक तंगी के कारण सेना के तय आकार को नहीं बनाए रख पा रहे थे। इसके अलावा गृह युद्धों में अनेक तेजस्वी कमांडर और बहादुर जवान मारे गए। साम्राज्य की आखिरी ताकत सेना थी। मुगल शासकों को अपनी सेना पर काफी गर्व था, लेकिन यह सेना इस कदर कमजोर हो गई थी कि वे महत्वाकांक्षी सूबेदारों और कुलीनों को रोकने और विदेशी आक्रमणकारियों से साम्राज्य को बचाने के लायक रह ही नहीं गई। मुगल साम्राज्य को आखिरी धक्का विदेशी आक्रमणों से लगा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जिनका खुद का शासन कमजोर हो चुका था, के आक्रमण से निपटने में साम्राज्य का काफी धन बर्बाद हुआ। इससे उत्तर का व्यापार व उद्योग चौपट हो गया। इसने सेना की ताकत को लगभग खत्म कर दिया।
आखिर में ब्रिटिश चुनौतियों ने संकटग्रस्त मुगल साम्राज्य के फिर से मजबूत होने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी। यह आखिरी चुनौती मुगल साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण बनी। भारत के किसी राजा ने मुगल साम्राज्य की विरासत पर दावा नहीं ठोका। हालांकि वे मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने में सक्षम थे, लेकिन इसे एकताबद्ध करने या इसकी जगह कुछ नया लाने की ताकत भी उनके पास नहीं थी। वे पश्चिम के नए दुश्मनों का मुकाबला करने लायक नई सामाजिक व्यवस्था नहीं बना सकते थे। वे सभी मुगलों की बनाई सामाजिक व्यवस्था के ही अंग थे। उनमें वे सारी कमजोरियां थी जिन कमजोरियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरी ओर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे यूरोपीय लोगों को ऐसे समाज से आने का लाभ प्राप्त था जिसने बेहतर आर्थिक व्यवस्था बनाई थी। यह समाज विज्ञान और तकनीकी के मामले में भी विकसित था। मुगल साम्राज्य के पतन की विडंबना यह थी कि इसकी बागडोर ऐसे विदेशी सत्ता के हाथों में आ गई जिसने अपने हितों में सदियों पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को ध्वस्त कर इसकी जगह औपनिवेशिक संरचना को खड़ा किया। इसके बाद भारतीय समाज की जड़ता टूटी और बदलाव की नई शक्तियां उभर कर सामने आईं। चूंकि यह प्रक्रिया औपनिवेशिक संसर्ग में शुरू हुई थी, इस कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ बदहाली और राष्ट्रीय अधोपतन का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन बदलाव की इन ताकतों ने आधुनिक भारत को गतिशीलता प्रदान की। होप सो कि आपको ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको आज पढ़ाया और सुनाया, ये आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमारा मुगल साम्राज्य का पतन हुआ धीरे धीरे, और फिर जो औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनीज थी वो हमारे यहाँ बनना शुरू हुई। ईस्टर्न कंपनीज आई और उसके बाद से जो है आधुनिक युग धीरे धीरे से शुरू होता है। और ये हमारा बैकग्राउंड था आज की इस पूरी सीरीज जो हमने अभी शुरू की है नई। तो इस बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि 18वीं सदी में भारत में कौन कौन से राज्य थे और उस समय का समाज कैसा था। बहुत ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट इसी तरह के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।